Assalamu alaikum and welcome to my channel EHA System. So dear students, Economic Analysis 5001 Unit 1 के lectures continue हैं. आज lecture number 5 है. अगर आपने previous lectures miss कर दिए हैं तो लाजमी previous lectures को check करें, क्योंकि जब तक पिछली चीजें, पिछले concepts आपको clear नहीं होंगे उस वक्त तक आगे concepts clear नहीं हो सकते. तो हमारा यूनिट 1 जो है वो इन टॉपिक्स पे बेस्ड है और आज का टॉपिक जो अंडर डिस्कशन है, आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड ग्रोथ पे. अब इस होल कॉन्सेप्ट की तरफ जाने से पहले सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती क्या है. ठीक है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी का क्या मतलब है और ये किस लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. देखिए, सबसे पहले तो बात आ जाती है कि इकोनॉमिक्स में ना आपके पास कुछ स्टेट्स होती हैं. सबसे पहले, जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि सप्लाई और डिमांड का जो है ना वो इतना बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन है रिसोर्सेज के साथ. यानी कि रिसोर्सेज अगर इतनी अवेलेबल होंगी कि वो सप्लाई को जितनी सप्लाई दी जा रही है वो डिमांड के हिसाब से गुड है, ओके है, तो एक अच्छा सिस्टम डेवलप होगा. अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो लाजमी जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होगा. इसी सिचुएशंस में इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी एक्टिव रोल प्ले करती है. अब इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होती है कि एक कोई भी ऐसी इकोनॉमिक स्टेट जिसमें हर रिसोर्स जो है वो ऐसे एलोकेट की गई है हर बंदे को कि वो बेस्ट वे है. यानी कि आप सिंपल वर्ड्स में इस तरह से कह सकते हैं कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे, यानी कि सबसे अच्छे वे में एलोकेशन की जाए, साथ ही साथ उन लोगों के लिए एलोकेट किया जाए जिनको उसकी जरूरत है. ठीक है, इस बात को हम समझते हैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ और फिर आगे बढ़ेंगे. अब देखें, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आपके पास 5 चिल्ड्रन हैं. ठीक है, अब इन 5 बच्चों के पास हर एक के पास एक एक बियर है. ठीक है, यहाँ पर अब पांचों के पास एक एक चीज है, यानी कि जितनी रिसोर्सेज थी उसकी डिमांड जितनी थी, रिसोर्सेज उतनी थी, तो वो इक्वल हो गया, यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया. लेकिन अगर इन केस हम किसी एक बच्चे से ले लेते हैं, ठीक है, अब हम एक बच्चे से ले लेते हैं तो यहाँ पर डिसबैलेंस आया. ठीक है, यहाँ पर अब डिसबैलेंस आया और उसके बाद अगर वही बियर जो हमने इस बच्चे से लिया है वो हम किसी और जरूरतमंद को दे देते हैं, तो वहां पर, या आप कह सकते हैं कि अगर इस स्टूडेंट को, इस चाइल्ड को अगर 2 बियर्स की जरूरत थी और हम उसको ये दे देते हैं, एलोकेट कर देते हैं, तो यहाँ पर इकोनॉमिक एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आता है. ठीक है, अब दोबारा से इसको थोड़ा सा एक अलग सेंस में देख लेते हैं कि अगर हम बात करें इकोनॉमिक एफिशिएंसी की, तो जब भी कुछ ऐसी चेंजेस रिक्वायर्ड होंगी जिसमें जो एलोकेशन है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कह लें, डिफरेंट रिसोर्सेज की कह लें, वो प्रॉपरली एलोकेट किया जाएगा, तो आपके पास इकोनॉमिक एफिशिएंसी आएगी. यानी कि अच्छे तरीके से हम इकोनॉमी को मैनेज कर रहे हैं. ठीक है, अब चलते हैं इसकी डेफिनेशंस की तरफ कि एफिशिएंसी क्या होती है. तो एफिशिएंसी क्या है कि ओवरऑल जो है ना कि कितने अच्छे से हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं. यानी कि अगर रिसोर्सेज कम हैं, डिमांड ज्यादा है, तो किस तरीके से हम उसको यूज कर रहे हैं ताकि जो स्कार्स रिसोर्सेज है ना वो अच्छे से वांट्स और नीड्स को पूरा कर दें. ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी डेफिनेशंस आ जाती हैं एफिशिएंसी की, जो एक मार्केट सिस्टम को इस तरह से आप कह लें कि मैनेज करता है, इस तरह से कनेक्ट करता है रिसोर्सेज के साथ कि जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो सेटिस्फाई हों. ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमिक्स आ जाती हैं. इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है ना, इकोनॉमिक एफिशिएंसी के डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं. इसका होल कॉन्सेप्ट किस बेसिस पे आता है कि रिसोर्सेज को किस तरीके से बांटा जाए या किस तरह से एलोकेट किया जाए. अब सबसे पहले आ जाता है एलोकेटिव एफिशिएंसी. ठीक है, एलोकेटिव एफिशिएंसी में क्या होता है कि प्रोड्यूसिंग व्हाट इज डिमांडेड, यानी जिस चीज की डिमांड है ना बस वही चीज प्रोड्यूस की जा रही हो. ठीक है, उसके बाद डायनामिक एफिशिएंसी आ जाती है कि जो डिफरेंट मार्केट में चॉइसेस हैं उनमें चेंजेस की जाए क्वालिटी के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करें. उसके बाद पैरेटो ऑप्टिमलिटी आ जाती है. इसमें क्या होता है कि जब किसी भी इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल ना हो कि वो, जिस तरह से आप फॉर एग्जांपल, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स और फर्म टू बार्गेन और ट्रेड इन सच अ वे दैट एवरीवन is at least as well off as they were before and at least one person is better off.
इसका क्या मतलब है कि ये हम कब एलोकेशन किस तरह से कि जो जितने भी फर्म्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो जिस सिचुएशन में थे या तो उसी सिचुएशन में रहे या उस सिचुएशन से इम्प्रूव कर जाए, मजीद बेटर हो जाए, तो हम ये यूज करते हैं। उसमें प्रोडक्टिव एफिशिएंसी आ जाती है। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि डिफरेंट जो आउटपुट्स है वो कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस किए जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा उसकी सेल हो, ठीक है। और एक्स इनएफिशिएंसी क्या हो जाती है कि रियल जो कंपटीशन है वो लैक कर रहा हो और उसके बाद फिर हमें मजीद आइडियाज को इन्वेस्ट करके या मजीद आइडियाज को यूज करते हुए कंज्यूमर वेलफेयर के लिए अप्लाई किया जाए या उसके लिए आगे फर्दर प्रोग्रेस हो, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड ग्रोथ की, ठीक है। अब दोबारा से हम एससी पे आ जाते हैं। मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जो बहुत जरूरी थे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड ग्रोथ को समझने के लिए। तो अब हम अगर तो बात करें ना प्रोडक्शन की टर्म्स में, तो जितने भी गुड्स हैं वो अगर लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, यानी कि जितनी कम से कम उसकी कॉस्ट आ सकती है, जितनी कम से कम उसका ये कह सकते हैं कि उसका प्रोसेसिंग कॉस्ट आ सकती है, वो हम उतनी कॉस्ट पे उसको प्रोड्यूस करें, तो तब हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है। अब अगर कुछ एग्जांपल्स हम देखें कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पुराने जो यूज्ड चीजें हैं उनको रिसाइकिल कर लें तो वो उनकी जाहिर है न्यू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उसकी कॉस्ट कम आएगी। जिस तरह से आपको पता है कि प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकिल किया जाता है, ठीक है, प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकिल किया जाता है, इसी तरह डिफरेंट पेपर प्रोडक्ट्स को पेपर को रिसाइकिल किया जाता है और फिर उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स की शक्ल दी जाती है। तो उससे क्या होता है कि जितनी भी ओल्ड रिसोर्सेज है ना उनको अच्छे से यूज करके उनको कॉस्ट इफेक्टिव बना के, यानी जाहिर है पहली बार जो चीज बनेगी नए सिरे से न्यू थिंग्स के साथ उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, लेकिन अगर वही चीज हम रिसाइकल्ड प्रोडक्ट से बना लें तो उसकी कॉस्ट कम होगी। इस तरह से क्या इकोनॉमिक एफिशिएंसी डेवलप होती है। और जब इकोनॉमिक एफिशिएंसी डेवलप होगी ऑब्वियसली ग्रोथ होगी इकोनॉमी की, कंट्री की, ठीक है। उसके अलावा इंसेंटिव्स फॉर वर्कर्स के टर्म्स में अगर हम बात करें तो जो इंसेंटिव्स फॉर वर्कर्स यानी कि अब देखें, अब जितना ज्यादा एक एम्प्लॉय खुश होगा, एक वर्कर खुश होगा अपनी कंपनी के साथ, अपने सेटिस्फाइड होगा अपनी जॉब से, वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। इट्स नॉट अबाउट कि आप उसको पूरी दौलत दे दें तभी वो खुश होगा, इट्स नॉट अबाउट दैट। जस्ट जितनी उसकी डिमांड्स हैं, यानी कि जो एक एक्चुअल डिमांड्स है जो कि लाजमी फुलफिल होनी चाहिए, बेसिक नीड्स है, अगर एक वर्कर की वो मिल रही हैं, बेसिक फैसिलिटीज उसको दी जा रही हैं, तो ऑब्वियसली वो अच्छे से वर्क करेगा, प्रोडक्टिव होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इसके ये कुछ एग्जांपल्स थी इकोनॉमिक एफिशिएंसी की। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर कंटिन्यू करेंगे कमांड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लेक्चर 6 में देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching. Allah Hafiz.